अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम के आगाज़ में बलूचिस्तान में होने वाला ये जो एक कारोकारी का वाक़या है उसके ऊपर चंद एक जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ये जहालत की इंतहाई एक जो जो लेवल है ना, वो आपको इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि एक मुकामी सतह पर कुछ जिरगा इकट्ठा होता है और वो फ़ैसला करता है कि इन्हें कारी किया जाएगा। उनको ले जाते हैं और ख़ातून को 7 गोलियाँ मारी गई हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में BBC पे देख रहा हूँ, वो जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उन्होंने कहा 7 गोलियां खातून को लगी हैं। और मर्द जो साथ था, खातून का नाम बानो बीबी है और जो 35 साल के करीब उनकी एज बताई जाती है और शायद 5 बच्चों की माँ भी है। और दूसरा जो शख्स साथ है इस वाक़े के अंदर, उसका नाम एहसानुल्लाह है और उसको 9 गोलियाँ लगी हैं, 7 खातून को और 9 उस आदमी को मारी गई। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इसको सीधा सीधा कत्ल कहता है और ये कत्ल अम्द या जो भी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, ये वो वाला वाक़या है। लेकिन इसके ऊपर सज़ा रियासत को हमेशा फ़रीक बनकर दिलवानी चाहिए। ये जो सुलह सफाई वाला मामला हो जाता है उससे ये वाली रविश ख़त्म नहीं हो रही। जिरगा ख़ुद से फ़ैसला करे कि इस शख्स ने गुनाह किया है और ख़ुद से उसकी सज़ा का भी तयन कर दे, तो ये पाकिस्तान के कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत ज़ालिमाना फ़ेल है। एक तो उसको अखलाकी एतबार से, इंसानी एतबार से, किसी भी लिहाज से देखें तो जुल्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन पाकिस्तानी सरज़मीन पर जहाँ एक आइन है, जहाँ एक कानून है, उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, तो वहाँ ऐसे फ़ैसले हों और बार बार हों। तो उसका तदारुक का एक तरीका है कि जो लोग इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने हुक्म दिया, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, सारों को एक कानून और ज़ाब्ते के तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट ख़ुद बैठ जाए और 1 हफ़्ते के अंदर उसका फ़ैसला करे और उसको सज़ा दे। नूर मुकद्दम का केस भी इसी तरह की एक मिसाल है। अभी तक वो अपीलों में पड़ा हुआ है, मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। वो जिसने मारा है, जालिम ने उसका सर काटा है और उसके साथ खातून के साथ जो कुछ किया है उसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि शख्स मर्डर है। बहुत पैसे वाली फैमिली है, लेकिन हम सिर्फ ये पैसा उसका बड़ा है तो अभी तक उसकी सज़ा के ऊपर अमल नहीं कर सके। उसको कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको फांसी पे लटकना चाहिए था। और इस खातून को और इस आदमी को जिन्होंने मारा है, इन तमाम लोगों को भी ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक पीर साहब थे सिंध वाले, वो छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करते रहे थे और वो बच्ची उनके घर के अंदर ही मर गई, दुनिया से चली गई उसके उस जुल्म की वजह से। हर लिहाज से जो भी जुल्म का दर्जा हो सकता है ना, उसकी मैं बहुत वजाहत में नहीं जाऊँगा। वो तमाम ज़्यादती उसने उस बच्ची के साथ की। वो पीर या ज़िंदा कैसे है इस सरज़मीन के ऊपर जिसके ऊपर इतनी एविडेंस दस्याब है? तो ऐसे जाली पीरों को, ऐसे जाली सरदारों को, ऐसे ज़ालिम पैसे वालों को एक फांसी का फंदा उनके गले में लटकना चाहिए। वैसे कोई तरीका नहीं है कि आप इन चीज़ों को कभी भी रोक सकें। तो बलूचिस्तान हुकूमत से अगर हमें या उनकी फैमिली से कोशिश की थी कि हमें कोई ऑफिशियल वर्जन मिल जाए, अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ पुलिस वाले, उनको भी दरख्वास्त की है, उन्होंने भी अभी तक अपना वर्जन नहीं दिया। लेकिन शायद पूरी सोसाइटी को इसके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए कि इसके ऊपर सज़ा का अमल फौरी हो और पूरी कौम को होता हुआ नज़र आए, ताकि बाकियों को एक मैसेज भी हो कि कोई और करेगा तो कल उसके गले में भी फांसी का फंदा होगा। दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात हैं, सियासी एतबार से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तवील अरसे से एक प्रोसेस रुका हुआ था और उसमें बड़ी रुकावट वो सीटों वाला इशू था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान वाले एक मुतनाज़ा फ़ैसले से सुप्रीम कोर्ट के एक फ़साद का पाकिस्तान में सियासी तौर पर माहौल बनाया गया था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कभी बल्ले का निशान चला गया, कभी कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो गए, कभी सुन्नी तहरीक में चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इजाज़त है, अपनी मर्ज़ी से PTI में जाना है या सुन्नी तहरीक में जाना है, फ़ैसला कर लें। फिर एक और बेंच ने फ़ैसला कर लिया, नहीं ये तो मखसूस नशिस्तें उनकी है ही नहीं है। तो ये मोम की ऐसी नाक है पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है, जिसका जो दिल चाहे ताकतवर उसको उधर से मोड़ सकता है। ये नून लीग से जब शेर का निशान छीना गया था, उस वक्त भी साबित हुआ था कि ये कानून अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको लागू कर सकते हैं। अभी जो कुछ PTI के साथ हुआ है पिछले 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले से और उसके बाद से अब तक, उससे भी साबित हुआ है कि ये ताकतवर की मर्ज़ी के ताबे है। लॉ ऑफ द लैंड आइन के ताबे नहीं है, ताकतवर की मर्ज़ी के ताबे है। तो उसी के मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम आगे चल रहा है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आप साहब हैं रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUI के रहनुमा हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सीटों की जो पोजीशन है इस वक्त सेनेट में, वो मैं आपको थोड़े से मोटे मोटे अदाद शुमार उसके बता दूँ। पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ अब सेनेट में लीड कर रही बड़ी जमात बन जाती है। तहरीक इंसाफ की 22 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून की 20 नशिस्तें और जमीयत उलमा इस्लाम की सेनेट में नशिस्तों की तादाद 7 हो गई है। मजमूई तौर पर अगर देखें तो 59 सीट्स के साथ जो रूलिंग कोलिशन है उसको वाज़े मेजॉरिटी हासिल हो गई है सेनेट के अंदर, और ये ओवरऑल एक पोजीशन है। अपोजिशन अरकान की तादाद 36 है।
सबसे पहले आबिद साहब अगर आप कमेंट करना चाहें, ये जो बलूचिस्तान वाला वाक़या है, ये कोई अनोखा पाकिस्तान में हो रहे वाक़यात में से एक वाक़या है, लेकिन हम इस जुल्म को रोक नहीं पाते, ये एक अफसोस और शर्म का मुकाम। मलिक साहब आपने दुरुस्त फरमाया, इसको जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये मुल्क मजम्मतों पर खड़ा है। जहाँ तो अदालती निज़ाम कमज़ोर है, हुकूमतें सरेंडर कर बैठी हैं, वहाँ पे जुल्म की इंतहा है, ये कहीं भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। आपने सही फरमाया कि अदालतों, ये असम्बलियों ने कवानीन पास करने होते हैं। ये कवानीन पास होने चाहिए कि इस तरह के जो ज़ालिमाना फ़ेल हैं, जरगे ने फ़ैसला कर दिया, आपने 2 मज़लूम इंसानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, और दुनिया क्या देख रही है तमाशा पाकिस्तान का। ये देखें, ये विद इन दी सोसाइटी ये इशू नहीं बनेगा। आपके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है। बलूचिस्तान में इस वक्त हमारी बड़ी नज़र है, पाकिस्तान की तरक्की की बेस बलूचिस्तान है, और जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं बलूचिस्तान और कई हमारे रिमोट एरिया के अंदर, अभी भी इस तरह की जहालत की दुनिया में लोग रहते हैं। मलिक साहब बिल्कुल जरगे के लोगों को, चाहे वो केपी में हो, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे रिमोट रूरल पंजाब में, कहीं भी पाकिस्तान में हो, जो ये जुल्म करवाता है और करने वालों 8-10 दिन के अंदर अंदर सज़ाएं देनी चाहिए, और सरेआम सज़ाएं देनी चाहिए। ये जिस तरह वीडियो नशर करते हैं, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को डैमेज कर रहे हैं कि ये सोसाइटी दुनिया चांद पे पहुंच रही है, और हम उसी तरह बंदूक के नोक पे जिस तरह। सब पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून शाह नाम की कोई चीज़ कोई नहीं। मलिक साहब चाहे वो ताकतवर हो, चाहे अभी देखें ना, पंजाब में एक फोर्स बनी है और उसके ऊपर अदालतें भी बरम हो रही हैं। भाई आप इंसाफ करते नहीं हैं, आप लेकिन आबिद शेर साहब वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है। वो कोई एक्स्ट्रा 4 बंदे मारे हैं उन्होंने अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। ये 50 साल से पाकिस्तान में ये काम। अगर पाकिस्तान के अंदर 30-30 लोगों के कातिल 25 साल की सजा होती है, एक कोर्ट में जाते हैं, वो 10 साल रह जाती है, फिर बाहर आ जाते हैं। जब तक ये जालिमों के खिलाफ पूरी कौम और जुडिशरी इकट्ठी होकर इनको कार्रवाई सजाएं नहीं देती, तो इस तरह के फिर सोसाइटी में। शाहिद रिंद साहब तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ हैं। शाहिद रिंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये जो बानो बीबी और एहसानुल्लाह वाला वाक़या है, ये बताइएगा कि इसके अंदर जो मुलव्विस लोग हैं कितना जल्दी आप उनको सजा देंगे? नदीम मलिक साहब देखें, इस वक्त जो ये वाक़या है, इस वाक़े के हवाले से जो पहली तरजीह सूबाई हुकूमत की थी और पहला मौक़िफ़ था, वो बहुत ही वाज़ेह था कि इस वाक़े की वजूहात जो भी हों, जिस अंदाज से ये कत्ल हुआ, ये खुली सफाकियत और बर्बरियत है जिसकी इजाज़त कोई भी मुआशरा, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून नहीं देता। वीडियो सरफेस होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो FIR में नामजद 20 में से 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। तहकीकात के हवाले से मारने वाले कौन है? देखिए, मारने वाला तो उस लड़की का भाई है, वो वीडियो में नजर आ रहा है सर। और बाकी वो सरदार कौन है जिसने फैसला दिया? सर वो सरदार भी इस वक्त जेर हिरासत हैं, सरदार शेरबाज सातकजई उनका नाम है। अब ये तमाम चीजें जब तक अदालत में केस चलेगा, वहां पे जो भी अदालतें इसका फैसला करेंगी। वजीर आला बलूचिस्तान इस पॉइंट पे सरफराज बुख्ती बहुत वाज़ेह हैं कि इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल और ट्राइबल प्रेशर गवर्नमेंट नहीं लेगी। कानून पोस्टमार्टम उनका हो चुका है शायद साहब? जी नदीम साहब, पोस्टमार्टम हो चुका है उनका? जी देखें, आज उनकी डेथ बॉडीज की रिकवरी के लिए आज कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि पहले दिन हमें उनकी डेथ बॉडीज नहीं मिली थी। पहले दिन हमने सिर्फ उस वीडियो में नजर आने वाले जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी की, उनसे जो दस्तयाब मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर आज टीम रवाना हुई है। अभी एक BBC ने रिपोर्ट जारी की है शायद रिंद साहब, वो रिपोर्ट कहती है कि जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है उन्होंने बताया कि खातून को 7 गोलियां लगी हैं, 1 गोली सर में, और इसी तरह आदमी को 9 गोलियां लगी हैं, क्योंकि पहली गोली खाने के बाद जब वो गिरी है तो उसके बाद दोबारा उन्होंने आके ऊपर और गोलियां बरसाई और इसी तरह आदमी के ऊपर और गोलियां बरसाई गई हैं। ये जो फैक्ट्स आप BBC की स्टोरी को कोट कर रहे हैं नदीम मलिक साहब, वो वीडियो में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के सरफेस होने के बाद मैंने आपसे कहा वहां पर 20 लोग मौजूद थे, 20 में से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक चीज़ बता दीजिए और कि ये इस तरह के वाक़यात जो है, ये पहला वाक़या तो है नहीं है, ये तो वीडियो सामने आ गई है, शायद 4 जून की वीडियो है, अब मंजर पे आप आई है,
तो हम सारे बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कोई ऐसी कानून साजी क्यों नहीं करते कि रियासत इस फ्रीक बना करे और कोई टाइम फ्रेम हो कि 30 रोज़ के अंदर उस शख्स को सजाए मौत मिला करेगी जो इस कत्ल का हुक्म देगा या जो एग्जीक्यूट करेगा? नदीम साहब देखें, एक चीज जो सबसे बड़ी है जिसमें रियासत की जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही वाकया हुआ वजीर आला बलूचिस्तान ने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कही कि सूबाई हुकूमत इस केस को अपनी मुद्दत में दर्ज करेगी। रियासत की मुद्दत में ये केस होगा ताकि कल को कोई भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी जो मामला होता है फैमिलीज के दरमियान, तो ये केस डंप ना हो सके। तो आप इस पर कानून साजी करिए ना सर, ये तो एक सोशल मीडिया के बहुत सारे फैसला डिस्कस कर रहे हैं, इस पर कानून बनाइए। नदीम मलिक साहब, कानून साजी के लिए आपको भी इस चीज का इल्म है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होती है, और अब तक मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जिस मामले पर भी कानून साजी की है, न सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस बल्कि अपोजिशन तक को ऑन बोर्ड लिया है। तो इसके लिए भी जो काम करने की जरूरत होगी, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होगी, उसके लिए जरूर वजीर आला बलूचिस्तान काम करें। शाहिद इदीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हुमायूं साहब, आऊँगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उन ऐवानों के जिनके आप रुकन हैं वहाँ भी जाके इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नदीम मलिक साहब, ये जो वाक़या हुआ है, आप सोचिए कि हम लोग कितने बेहिस हो चुके हैं कि वो पूरा वाक़या एक्चुअली वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे आप दो बंदों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक, जैसे हम एक कहते हैं जिरगा है, उस जिरगे में एक बंदा तो नहीं बैठा होगा ना, वो तो एक हेड होगा ना उस जिरगे का। उस जिरगे के अंदर कम से कम 15-20 बंदे बैठे होंगे। मौके पे भी 15-20 लोग मौजूद हैं। ठीक है, मौके पे 20 से ज़्यादा लोग हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं। फिर जिस तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि पहले एक गोली मारी, फिर दूसरी मारी, फिर जब वो खातून तीसरी गोली पे गिरी, उसके बाद फिर उसको 3 से 4 गोलियां बाद में मारी और उसी तरीके से उस लड़के को मारी, और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई और फिर उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि हम लोग एज अ नेशन कितने गिर गए हैं? कैन यू इमेजिन कि हम लोग ये करें? अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में 2023 का वाक़या था कि एक शख्स ने, नाम नहीं लेता, एक खातून और 2 बेटों को मार दिया था। नीचे उनकी जेलें हैं और आज वो मिनिस्टर भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। डू यू नो व्हाई? ये सब कुछ वही तो हो रहा है ना। हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, हम उनको कोई कुछ नहीं कह रहे। ही इज अ मिनिस्टर एंड ही हैज डन एग्जैक्टली प्रॉब्ली सेम थिंग, स्लाइटली डिफरेंट। हम लोगों ने देखा है यहां पे गाड़ियां आती है, वो लोगों के बच्चों को रोंद के चली जाती है, उस बच्चे को एकदम निकाल दिया जाता है वहां से। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम किस तरीके से हुकूमत पे बैठे रहे, हम किस तरीके से मिनिस्टर्स बने, हम किस तरीके से ये चीज़ ले लें, हम किस तरीके से वो कानून साजी करें कि जिससे हम लोग अपने मतलब के डिसीजंस ले सके। हमारी प्रायोरिटीज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है, आज से नहीं, रूलिंग एलीट में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं आते, इसमें वो बड़े सरमायादार भी आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते हैं। इसमें आपके वो सारे ताकतवर हल्के, नॉन इलेक्टेड हल्के आते हैं जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी होती है। इसमें आपकी पूरी जुडिशरी आती है जो कि ताकतवर को सजा नहीं दे पाती, क्योंकि ताकतवर वाला बंदा जो होता है वो बेहतरीन वो करता है, लॉयर करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉयर्स जानते हुए कि ये आदमी गलत कर रहा है, वो उसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एज ए डॉक्टर हूं, आई नो हाउ टू चेंज द फिंगरप्रिंट्स। शुड आई डू इट? नो। मुझे पता है कि इस बंदे ने गलत काम किया, मैं उसको क्यों डिफेंड करूं? पैसों के लिए। एंड देन आई से कि जी एज अ लॉयर मुझे मैं इसको नहीं करता, मेरे लिए मेरा क्लाइंट हुआ है। भाई आपके क्लाइंट ने कत्ल किया है,
कत्ल का मतलब यह है कि अगर देखा जाए जिस तरीके से इस्लाम हमें बताता है, ये कल के वाक़े में 2 लोगों को मींस 2 दफा इंसानियत को कत्ल किया है, पूरी इंसानियत को 2 दफा। मैं तो उस खातून को देखता हूँ कि अपने पाँव पे चल के जाके खड़ी हुई है और उनसे पूछ रही है कि सिर्फ गोली मारने का हुक्म है? निकाह किया है ना, सिर्फ गोली मारने का हुक्म? उसने निकाह किया और क्या किया है? निकाह का भी शायद इशू नहीं है। यहाँ पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने मारा। दे आर बोथ मैरिड और दोनों के अपने लहदा बच्चे हैं, लहदा फैमिलीज है। उन्होंने जिरगे ने इल्ज़ाम लगाया और जाके मार दिया। हॉरिबल है। आपको आबिद साहब, ये सारे लोगों को ना पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर ये इशू टेकअप करना चाहिए ताकि ये अब वाक़या रुके। अगर किसी ने कोई इखलाकी बेरहवी का मुजाहरा किया, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिसने किया वो अपने अल्लाह को जवाब देगा। उसका एक कानून में अगर कोई तरीक़ाकार है तो वो कानून के मुताबिक सज़ा दोगी। किसी इंडिविजुअल को मुझे हक़ हासिल है कि बंदूक उठाऊँ और जाके 7 गोलियाँ उसके सीने में मार दूँ, दूसरे को 9 मार दूँ। मतलब मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये पाकिस्तान की बदनामी भी है और ये हमारा लाचार कानून और बेबसी है। ये जो इंसानियत के साथ जुल्म किया गया, ये आज का वाक़या नहीं है। दरिंदगी के साथ यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की गई, अभी तक सज़ाएँ नहीं होती। अदालती निज़ाम कमज़ोर है। अब जब इंसाफ बिकेगा, अल्लाह ताला तो कुरान में भी फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सबसे ज़्यादा सज़ावर ये जो मुनसिफ होंगे और हुक्मरान होंगे। सबसे ज़्यादा पकड़ इन 2 टोलों की होगी, आखिरत में भी और दुनिया में भी। फिर अल्लाह ताला किसी तरीके से इनसे हिसाब किताब ले लेता है, इनकी माफ़ी नहीं है। जजेज़ हैं, जो फैसले होते हैं, जो इंसाफ होते हैं, 30-30 साल लोगों की नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, कत्ल के मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते। तो ये मलिक साहब, ये जो वाक़यात हैं, जब तक कारवार सज़ा नहीं देंगे उन दरिंदों को जिन्होंने दरिंदगी का हुक्म दिया, ये पहला वाक़या नहीं है। केपी में भी काफ़ी जगहों में पाकिस्तान में होते हैं, साउथ पंजाब में होते हैं, सिंध में होते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब तक उन दरिंदा सफ इंसानों को चौकों में नहीं लटकाए, आपको याद होगा ज़ियाउल हक के दौर में चौकों में फांसियाँ दी जाती थी, अमन हो गया था, खौफ आ गया था सोसाइटी के अंदर। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? किस चीज़ की, दुनिया का किस चीज़ का प्रेशर हम पे? आप अपने इस्लामी कवानीन को वज़ा करें और इस तरह के दरिंदों को मलिक साहब विद इन 8 डेज सजा दें। दुनिया में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है, यूएई में होता है, जिस मर्जी अरब कंट्री में चले जाए, 8 दिन के अंदर फैसला हो। सजा यकीनी होनी चाहिए ताकि खौफ पैदा हो। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस वाक़े के ऊपर आपसे भी राय लेना चाहूँगा। हमारे जो आप जैसे उलमा इकराम हैं, उनको भी राय हमवार करनी चाहिए और आप लोग पार्लिमान का भी हिस्सा है और वहाँ पे कानून साजी भी ऐसी होनी चाहिए कि तेज़ तरीन इंसाफ हो ताकि ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ आप थोड़ा खौफ पैदा करें, रुकें ऐसे वाक़यात। बंदूक उठा के जिसका दिल चाहे जाके किसी को गोली ना मार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो इस किस्म की वाक़यात का वाकई जमीयत उलमा इस्लाम मज़म्मत करती है और किसी को भी यह हक़ हासिल नहीं है कि वो कानून से मावरा, अदालत से मावरा ख़ुद काजी और मुंसिफ जज बनकर वो फ़ैसले करें। यह हक़ किसी को हासिल नहीं है। और ये जहाँ भी हो, ख्वाह ये बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो। मैं एक फ़िगर पढ़ रहा था, तकरीबन सिर्फ पंजाब में हज़ारों ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब जब पंजाब में भी हो, सिंध में भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो और बलूचिस्तान में भी हो, तो ये एक नासूर है, एक बीमारी है जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है। अब इस नासूर का रास्ता रोकना बारूद, गोली और बंदूक नहीं है, कानून के रास्ते से हम इसका रास्ता रोक सकते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सीनेट में था तो सीनेट में एक बिल आया इसी नाम पर कि गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल करना या मर्दों को कत्ल करना गैरत के नाम पर, इसका सख्त जवाब होना चाहिए। और ये बिल आया सीनेट में भी, फिर जॉइंट सेशन में भी आया और गालिबन पास भी हुआ, लेकिन कानून तो बना। अगरचे उस वक्त उस कानून पर अभी मुझे याद नहीं है कि किन शुकूक पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात भी थे, लेकिन वो कानून क्योंकि अक्सरियत की बुनियाद पर वो पास हुआ, मंजूर हुआ, तो कानून तो है।
लेकिन अमल का है। लिहाजा बुनियादी चीज़ यह है कि इस मुल्क में क़वानीन, इस मुल्क में कानून साजी होती है, फिर वो अलमारियों की नज़र हो जाती है, वो कानून साजी, वो फाइलों की नज़र हो जाती है। हम बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बहुत किताबी बातें करते हैं, हम कभी कभी कुरान को भी कोट करते हैं, कभी कभी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी कोट करते हैं, कभी इस्लाम को और शरीयत को भी कोट करते हैं। लेकिन अगर ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखे, घर की ज़िंदगी में देखे, माशरे में देखे, और ये सूरत हाल जो आपके सामने, ये तमाम चीज़ें आपके सामने, वहाँ कुछ भी नहीं है। और हुक्मरान और साहिब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार जो इसकी ज़िम्मेदारी बनती है। अभी देखिए ना बलूचिस्तान में ये ऑफिसर एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, लेकिन कुछ जो है उसके ऊपर हमें इज्तिमाई तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है। हुसैन खान वाला पंजाब में ही वाक़या था जहाँ बच्चों के साथ वो रेप के वाक़यात के ऊपर वीडियोस बार बार बनाई जाती थी। इस तरह ये गैरत के नाम पर कह लें, कारोकारी करें, जो भी इसका वो नाम है वो रख लें, उसके ऊपर भी अगर कोई बंदूकें उठा के जाके ख़ुद से गोलियां मार के किसी को इस तरीके से ज़लीलो ख़ार भी करता है और उनकी जानों से भी खेलता है और बाद में उनकी वीडियोस पब्लिसाइज करता है, इसके ऊपर पूरे माशरे को मिल के आवाज़ भी उठानी चाहिए, कानून साजी होनी भी चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए, उसका भी तरीक़ाकार होना चाहिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होना चाहिए। एक तरफ बच्चे आपके वल्नरेबल हैं, जजों के घरों में वो जो काम करती बच्चियाँ हैं उनको मार मार के उन्होंने उसका हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी थी, उसके ऊपर सज़ा कोई नहीं है। वो पीर साहब ने अपने घर में बच्ची को ज़्यादती करके उसको मार दिया, उसके ऊपर सज़ा नहीं है। पता नहीं हम माशरे कोई हैवानों का माशरा क्यों बनने दे रहे हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहब मारूफ समाजी कारकुन है, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। ताहिरा बीबी आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान वाक़े के ऊपर नदामत है, शर्म भी है, लेकिन जो कानून और तरीक़ाकार सज़ा देने वाला है पाकिस्तान में वो इस कदर कन्फ्यूजिंग है कि ताकतवर लोग हमेशा उससे बच के निकल जाते हैं। क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, और आपका शुक्रिया कि आपने इतना अहम मौजू अपने इस प्रोग्राम में, एक तो आप लाइव ले रहे हैं और दूसरा कि आप इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो भी 3 मर्दों के साथ। मैं समझती हूँ कि आप काबिल तहसीन हैं, काबिल मुबारकबाद हैं और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अल्फाज का चुनाव होता है मलिक साहब, इसको कहते हैं गैरत के नाम पर कत्ल। माफ कीजिएगा, ये कहाँ की गैरत है, ये तो बेगैरती का कत्ल कहना चाहिए। इसको ऑनर किलिंग, अंग्रेजी जबान में अगर गुफ्तगू जो लोग करते हैं या लिखते पढ़ते हैं, इसको ऑनर किलिंग की जगह डिसऑनर किलिंग कहना चाहिए। या अगर ऑनर का लफ्ज इस्तेमाल करना लाजमी हो गया क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस्तिलाह है, तो लफ्ज ऑनर जो है, गैरत जो लफ्ज है, उसको वावैन के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर डालें ताकि पता चले कि ये नाम निहाद गैरत का जिक्र हो रहा है, नाम निहाद ऑनर का जिक्र हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं शदीद सख्ती के साथ, और मैं इसको जितना भी इस पर जोर डालूं और एम्फसाइज करूं वो कम होगा, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। एक मर्द और एक औरत पाकिस्तानी बलोच तो इस बेदर्दी और सफाकियत के साथ और बर्बरियत के साथ और हौलनाक अंदाज में कत्ल किया गया, प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड कत्ल, कत्ल अमद जिसको बोलते हैं, अमदन कत्ल किया जाता है, प्लान्ड। उस पर आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई औरत नहीं है, आपकी कोई माँ, बहन, बेटी, बीवी नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको औरत का इज्जत और एहतराम नहीं सिखाया गया। ना आपका मेहरगढ़ का 9000 साल पुराना आपकी तहजीब, ना आपका मजहब 1400 साल पुराना। आपकी इंसानियत कहाँ चली गई वजीर आला साहब कि आपने उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी बजाय इसके। और फिर आप और सियासतदान और मेहमान जो आते रहते हैं टॉक शोज के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, देखो ना जी ये मैं वावेन में गुफ्तगू करे, देखे ना जी ये पाकिस्तान का इमेज कितना खराब हो रहा है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कितना खराब हो रहा है।
इंसानी जानों की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम इंसानियत की गुफ्तगू कर रहे हैं। तुम्हारी तो इंसानियत ही खत्म हो गई, तुम्हें कोई चीज नहीं मूव करती, कोई चीज टच नहीं करती, कोई चीज तुम्हें छूती नहीं है। तुम लोग रो नहीं सकते, तुम्हारे आंसू कहां चले गए? और वो कह रहे हैं कि जी अच्छा 20 थे तो चलो 13 को हमने गिरफ्तार कर लिया। खुदा का खौफ करो, तदारुक कब करोगे? ये जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ये जो मुआफीनामा, राजीनामा, सुलहनामा, ये किस चिड़िया का नाम है? इसका पाकिस्तान के आइन में और पीपीसी और सीआरपीसी के कवानीन में कोई जगह नहीं है। सुलहनामा, मुआफीनामा, राजीनामा, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स का। और एक और बात मैं करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट और दे दें प्लीज। वो ये है कि मीडिया ट्रायल बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ये शादीशुदा थे कि नहीं थे, इनके बच्चे थे तो किसके थे, क्या था? भाई साहब, 2 बंदों को मावराए अदालत, मावराए कानून कत्ल कर दिया गया है। कोल्ड ब्लडेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कत्ल कर दिया गया है। आप उस पर फोकस कीजिए, उनकी जाती जिंदगी और उनकी मॉरलिटी और उनका जिना था कि जिना में जबर था या रेप था या अडल्ट्री थी। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हु द हेल आर यू टू गेट इनटू द प्राइवेट लाइफ? ये आपका इसमें कोई नहीं। और एक और बात मलिक साहब, ये जिरगे और पंचायतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट ने कई मर्तबा बार समन मिल्ला साहिबा के केस में और मुख्तलिफ बहुत सारे केसेस में इनको गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इंसानी, सबसे बढ़कर कानून भी रह जाता है, आइन भी इंसानों का बनाया होता है। आपकी इंसानियत खत्म हो गई। ये जिरगे और पंचायतें, ये क्या पैरेलल जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है? क्या डू वी लिव, मलिक साहब, क्या हम एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं या कि हम आईनी रियासत में रहते हैं? ये सोचने की बातें हैं। और आप बार आपके जो रहनुमा हैं और चीफ मिनिस्टर ये वो वगैरह, स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, हम सजा देंगे। आप सजा देंगे लेकिन वो बाद अज़ वाक़या होगा। आप इसको रोकथाम की क्यों नहीं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई आप अपनी करिकुलम को देखें, अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखें, अपनी टीचर्स ट्रेनिंग को देखें। आप क्या रवैये बना रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों? आप ताहिर अभी भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये रवैयों का ही मसला है। 4 जून का वाक़या अगर ये सोशल मीडिया पर ना आता तो ना कोई पुलिस, ना कोई अदालत, किसी के तो कानों पे जून भी नहीं रेंगी थी। तो ये मसला तो बहुत संजीदा है और बहुत ही संजीदगी का मुतकाज़ी भी है कि सारे मिल के आइंदा से ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सर जोड़ें कि करना क्या है। ताहिर अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, एक सेनेट वाली बड़ी खबर है, आज इस टॉपिक को छोड़ने को दिल नहीं है लेकिन उस खबर को भी डिस्कस करना है। सेनेट के इंतखाब के बाद जो पार्टी पोजीशन बनती है, जो केपी असम्बली में आपकी रिजर्व सीट्स वाला मामला था, उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल। देखिए, लेट्स से 6 तो हो गया और ये प्रॉब्ली किसी हद तक एक किस्म का, जो मुझे समझ आ रही है कि वो है कि किस्म का ज़रा सेटलमेंट था। मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता। आई एम श्योर उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा मालूम होंगी जिसकी वजह से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सीटें अगर हम किसी तरीके से भी लड़ते, ये सीटें हम निकाल जाते हैं। अगर यही हमने करना था तो फिर हम आज से 1 साल पहले जब हमारी उस वक्त बात हो रही थी, उस वक्त तो 7-4 की बात हो रही थी, तो उस वक्त कर लेते, 1 हमारे ज़्यादा हो जाती। अभी भी अगर हम तरीके से करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 4 तो आपने देखा होगा हर एक ने 21, 26, 22, 23 की है। अगर हम करते तो 18.2 तो आता था, तो 19 हर एक को मिल जाते, पहले 4 को मिल जाते। 5वां हम निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास 16 थे, उनके पास अपोजिशन के पास 15 थे। हम ज़्यादा कोहेसिव और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट करके जो सेकंड वोट है उसको ट्रांसफॉर्म करके हम यहाँ पे 5 निकाल सकते थे। हम कोशिश करते तो हम टेक्नोक्रेट में भी निकाल सकते थे, हम वुमेन में शायद निकाल लेते, शायद ना निकालते। तो मेरे लिहाज से हम 6-5 के बजाय 7-4 तो कम अज़ कम था, नहीं तो 8-3 हम कर आपकी जो अंदर तकसीम थी, सारे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे उसके साथ 6 मिल गई। बड़ा खुश वो लड़ते रहते हैं, लेकिन बड़ा खुश हो आपको 6 मिल गई। आपने
देखा नहीं, वो लड़ते रहते हैं, आप देखा है, चाहे वो आयशा बानो हो, चाहे इरफान सलीम हो, चाहे औरंगज़ई साहब हो, चाहे इरशाद हुसैन साहब हो, दे ऑल विड्रू एट द एंड। ये चीज़ होती है। अच्छा, हो सकती थी अगर आप प्लान नहीं देखिए, इसमें ये याद रखें। अब एक बात बताता हूँ, ये जो 4 जिन्होंने विड्रॉ किया है, ये इन चारों का नाम सेनेट की लिस्ट में था, और जो 6 जो इलेक्ट हुए हैं इनका भी सेनेट की लिस्ट में, जो ओरिजिनल लिस्ट जो आज से 1.25 साल पहले आई थी, इन सब के नाम थे। सिर्फ ये हुए थे कि इस दफ़ा प्रायोरिटाइजेशन में इन चारों के नाम नहीं आए थे। अब मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा फरीदी वो अब आपके रुकन बन गए। हाफिज साहब, जो नई पार्टी पोजीशन बनती है उसके बाद तो 2/3 मिल जाएगी सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को, तो अगर कोई नई आईनी तरमीम जिसका पिछले दिनों चर्चा हो रहा था, कोई 27वीं तरमीम भी आनी है, तो उसकी राह बड़ी आसानी से अब हमवार होगी, कौमी से भी हो जाएगा, सेनेट से भी हो जाएगा। देखिए नजीम मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। 27वीं आईनी तरमीम की गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले भी हम सुन रहे थे। बीच में खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन आया, वो थोड़ा पीछे हट के अभी भी शायद ज़ोर पकड़े या 27वीं आईनी तरमीम, और मुझे लग रहा है कि ये 27वीं आईनी तरमीम आएगी, क्योंकि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमेशा हुकूमती सफ़ों में जब एक चीज़ पर ज़ोर लगाते हैं कि नहीं होगा, जितना वो नहीं पर ज़ोर लगाएंगे इतना ही आप ये समझिए कि यकीनी तौर पर वो चीज़ होगा। तो 27वीं तरमीम जब आएगी तो करेंगे क्या? मैं इत्तेफाक करता हूँ 27वीं तरमीम में जो मेरी मालूमात है, मेरी जो दानिश है, 27वीं तरमीम में चंद चीज़ें उसमें करने का इरादा है। एक तो पाठा को, जो इंज़माम पाठा का हुआ है, उस मर्जर का ख़ात्मा, उसको वफाक के कंट्रोल में लाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो माइंस और मिनरल्स है वो वफाक अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो कानून वो बनाना चाहती है वफाकी हुकूमत या इदारे, वो शायद उसमें कामयाब नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम पर कट लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि 18वीं तरमीम कब से और किसकी आंखों में कटक रहा है, तो ये 18वीं तरमीम पर कट लगाने की कोशिश की जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए। तीसरी बात ये मैं सुन रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल का होना ज़रूरी है एक सियासी पोस्ट पे आने के लिए, तो रिटायरमेंट के बाद ये शिक शायद तरमीम लेके आए, इसको ख़त्म करे। जैसे ही रिटायर हो जाएगा वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है, वो असम्बली का रुकन भी बन सकता है, वो ऐवान सदर में भी बैठ सकता है। ये भी मैं सुन रहा हूँ कि ये चीज़ें, आईनी अदालत के बारे में भी सुन रहा हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उसको भी लाना चाहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में है। ये तो ख्वाहिशात है, आजकल तो कौम की ज़रूरत और मुल्क की ज़रूरत, कौम की फ़लाह और मुल्क की फ़लाह के लिए कानून साजी नहीं हो रही है, ख्वाहिशात पर मबनी है तमाम कानून साजी, और तमाम कानून साजी के पीछे अंदरूनी ताकत है। ज़लज़ले लाने वाली खबर होती है ना, जो हिला देती है, ये वो वाली खबरें हैं जो आपने बताई हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है। आबिद साहब, ये तो बहुत बड़ी खबरें हैं वो जो उन्होंने अभी जिक्र किया। जाते जाते उन्होंने आराम से कहा कि रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, असम्बली के रुकन भी बन सकते हैं, माननीय सदर भी जाया जा सकता है। देखिए ये तो क्या मलिक साहब, अभी साहब की सोच है। देखिए हर वो कवानीन जो बनने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए, माजी में PTI जब हुकूमत में थी, जिस तरह आइनी तरमीम लाई गई, जिस तरह जनरल फैज़ हमीद की बदौलत उनको बुलडोज़ किया गया, पार्लियामान को बुलडोज़ किया गया, पार्लियामान का फिर जॉइंट सिटिंग बुलवाई गई, जो कवानीन पास किए गए, तो मलिक साहब इस तरह के खैर कवानीन पास नहीं होंगे। ये मौलाना साहब की क्या सराहियाँ हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो जमातें हैं, जो भी आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम में आपने इतनी रोशन मिसाल कायम की, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ देखें, मुल्क की बेहतरी के लिए करनी चाहिए, बहुत बेहतरी हुई है सर। नहीं देखें, मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर करने चाहिए इकदाम। जब हम उसके विक्टिम बने थे, अगर आप कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा किसने किया। सुने, जब हम उसके विक्टिम बने उस सुप्रीम कोर्ट के, जब जजेस ने कहा जी इमरान खान साहब को आए, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का केस, जस्टिस खोसा ने कहा हम बनाएंगे, और उन्होंने बनाया, और पनामा का केस लेकर इकामा पर निकाला, और जिस तरीके से उस वक्त
एहतसाल किया गया, उस वक्त क्या था? गलत किया गया था। नहीं, पूरी सुप्रीम कोर्ट ही बिकी हुई थी। अब क्या किया गया? नहीं, आप मुझे बताएं वो जजेस जिनके नाम, क्यों जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने इस्तीफा दिया? आपके कहने पे दिया, मेरे कहने पे दिया। मुल्क को आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आईनी तौर पर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पॉलिटिकली आपने इकोनॉमिकली पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज कहाँ पे खड़े हैं? आज डॉलर किधर है मुल्क में? सर एक जुमले में कुछ कह लें डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, एक जुमले में कुछ कह दें डॉक्टर मायूस साहब। देखिए जी, सिंपल सी बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के कोई बहुत अच्छा पास नहीं है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।